अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं क्रिकेट के मैदान से। इस वक्त साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान दोनों टीमें प्रैक्टिस सेशंस भी कर रही हैं अपने, और पहला T20 रावलपिंडी के मैदान में होगा। पिंक जर्सी के साथ पाकिस्तान भी उतरेगी और बाबर आजम भी बड़े तगदो के साथ पूरी तैयारी कर रहे हैं। बाबर आजम की परफॉर्मेंस के ऊपर अब बड़ी नजरें, और ये T20 बाबर आजम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। उसकी दो रीजन है। एक, बाबर आजम को T20 में जगह बनाने के लिए, अपनी रेपुटेशन ठीक करने के लिए T20 में स्कोर करना होगा। दूसरा, बाबर आजम बिग बैश खेलने जा रहे हैं जो कि खुद में एक शॉर्ट फॉर्मेट है, और उस शॉर्ट फॉर्मेट के लिए बाबर आजम को यहां पर बहुत बड़ी परफॉर्मेंस देना होगी ताकि वहां पर आपका फैन क्लब इंटैक्ट रहे। बिग बैश में महंगे तरीन खिलाड़ियों में से एक हैं, जो हिस्ट्री में महंगे तरीन बैट्समैन बिके हैं, उनमें से बाबर आजम एक हैं। अब अपनी रेपुटेशन, अपने स्टेक के लिए बाबर आजम को खेलना है। ओवरऑल स्क्वाड पर भी बात करेंगे और जरा देखेंगे कि क्या स्क्वाड इतना पॉजिटिव है कि इस स्क्वाड के साथ साउथ अफ्रीका की जो टीम है वो ए नहीं है, बी नहीं है, ये नई टीम है। मैं ए बी सी में इसको कैटेगराइज नहीं करूंगा। ज्यादा लड़के नए हैं। हैदर भाई ने लास्ट टाइम कहा था प्रोग्राम में कि नए लड़के आपको बहुत मुश्किल डाल सकते हैं। हम जरा बॉलिंग स्टैंडर्ड्स, बैटिंग स्टैंडर्ड, मिडल ऑर्डर, इन सारी चीजों पर, सिलेक्शन पर बड़ी डिटेल बात करेंगे। गुज़िश्ता जो साउथ अफ्रीका के साथ टेस्ट मैच हुआ उस पर कुछ चीज़ें रहती हैं, उस पर बात करेंगे। डोमेस्टिक बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, उस पर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया वसी शाह ने, और वसी शाह क्रिकेट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, और हमारे रेगुलर हिस्सा भी हैं, और बड़े शानदार स्टैट्स के साथ हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। बहुत शुक्रिया वसी शाह, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। बदी भाई ने हमें ज्वाइन किया। बदी उज़्ज़मा साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। साथ ही साथ खुरम मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया। मलिक खुरम आवान साहब क्रिकेट एक्सपर्ट तो हैं ही, लेकिन बहुत लंबा अरसे से खुरम साहब डोमेस्टिक क्रिकेट हो, PSL हो, मुख्तलिफ लीग्स हो, फ्रेंचाइज हो, उसका हिस्सा हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा रहे और बड़ी शानदार तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया खुरम साहब आपका भी, बदी भाई आपका भी, और वसी साहब आपका भी। पहले सर, T20 आपका पिंक जर्सी में क्या सोच रहे हैं जी? क्या टीम के बारे में जो स्क्वाड आपका अनाउंस हुआ है, क्या ऐसी खास बात है हमारे स्क्वाड में कि हम कहें कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है? वसी। अच्छा, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। देखें, हमारा स्क्वाड कन्फ्यूजन का शिकार है। आपने फ़खर जमान को रिजर्व में रखा हुआ है, साइम अयूब जिसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, और पिंडी और लाहौर में जब मैचेस होंगे तो उस तरह का परचेज़ नहीं मिलेगा साइम अयूब को जैसे दुबई या शारजा या अबू ज़ैबी में मिल रहा था। तो आपने अगर उससे सिर्फ बॉलिंग ही करवानी है तो फिर तो ये सॉरी सिचुएशन है। फिर हारिस रऊफ़ को आपने, जो है ही T20 का बॉलर है, उससे आप वनडे में रख लेते हैं और T20 से उसे ड्रॉप कर देते हैं। तो ये आपके स्टेट ऑफ माइंड को रिफ्लेक्ट करता है कि आपका स्टेट ऑफ माइंड कहाँ पे खड़ा है। आप कंफ्यूज हो अपनी प्लेइंग 11 को तो छोड़ें, आपके 17 प्लेयर्स भी वो कंफर्म नहीं है। फिर आपने 15 खिलाड़ियों का ऐलान किया T20 इंटरनेशनल के लिए और 16 वनडे के लिए। फैसल अकरम 16वां खिलाड़ी थे, तो वो आप T20 इंटरनेशनल टीम में भी उनका ऐलान कर सकते थे। और वो जिस तरह हम कहते हैं ना कि जब प्लेयर्स को टीम के साथ रखने की जरूरत होती है, वो इस तरह रखने की जरूरत होती है कि आपने वनडे टीम के लिए ऐलान किया हुआ है, 3-4 दिन के फर्क से टीम को ज्वाइन करना है सबने, तो आप उसको T20 इंटरनेशनल में भी, और अगर आप पहले 2 मैचेस जीत जाते हो तो गिव हिम अ चांस इन द थर्ड T20 इंटरनेशनल, ठीक है। लेकिन आप इस तरह नहीं करते, और फिर उसके बाद आपने ओपनर्स की लाइन लगा ली। आपके पास साइम अयूब ओपनर हैं, साहिबजादा फरहान ओपनर हैं, बाबर आजम ओपनिंग करते रहे हैं, उस्मान खान ओपनर हैं, हसन नवाज ओपनर हैं। आपके 5-6 नंबर तक जिन्होंने बारी करनी है वो ओपनिंग स्लॉट पर खेलने वाले प्लेयर्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो छठा नंबर है वो आपके कप्तान का है, जिनकी जगह ही जस्टिफाइड नहीं है। आप देख लें, मैं रात को एक टीम अपनी एक बना रहा था कि उसमें साहिबजादा और साइम चले अगर ओपन करते हैं, कोच ने कहा है कि बाबर नंबर 3 पे खेलेंगे, 4 पे आप हसन नवाज को ले आते हैं, 5 पे उस्मान को ले आते हैं, तो 6 पे आपका कप्तान खेलेगा। 6 पे तो आप किसी ऑलराउंडर को रखते हैं T20 में, जहां पर हमने सोचा है। और अगर आप अपने कप्तान को ऑलराउंडर मान रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम वही है कि कंफ्यूजन है कि कहां जाना है हमने और क्या करना है। फिर उसके बाद आपने सलमान मिर्जा को भी टीम में रखा हुआ है। शाहीन अफरीदी ऑब्वियसली खेलेंगे, लेकिन अब पॉइंट यह है कि आप सलमान मिर्जा को चांस देंगे या नसीम शाह को, जो पिछले कुछ अरसे से T20 में आपका प्लान का हिस्सा ही नहीं है। आपने बांग्लादेश के खिलाफ उनको सीरीज नहीं खिलाई, उसके बाद जब ट्राई सीरीज आई उसमें आपने उनको नाम ही नहीं दिया, फिर उसके बाद एशिया कप में उनका नाम ही नहीं था। वापस आ रहे हैं, वो पहला ही मैच आप उन्हें खिलाएंगे। जब खिलाएंगे तो उस बंदे के ऊपर कितना प्रेशर होगा।
आप इमेजिन करें इस चीज को, तो ये इतना मतलब वो एक वर्ड होता है ना कड़मास बना हुआ है, काफी ज्यादा अजीब सा मामला हो गया। अच्छा बदी भाई, इससे पहले कि मैं जरा इस पर बात करूं, मैं चाहूंगा हम लोग थोड़ी इस पर भी बात कर लें। भारत में टीम सबसे ज्यादा गैर महफूज हैं। वुमेन क्रिकेटर्स अपनी मैच या प्रैक्टिस करते हुए जब होटल जा रही होती हैं तो दूसरा तीसरा वाकया, पहले चूहे निकल आते हैं वहां पे खाने में, और फिर खाने में गंदगी हो जाती है, फिर उसके बाद उनको हिरास किया गया है मेन रोड पे, यानी मोटरसाइकिल पे जाता शख्स एक गलीज तरीके से हरास करता है ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स को। ये तो हाल है भारत का। इतना गैर महफूज मुल्क है वो खवातीन के लिए, और वो मेरा ख्याल है इसलिए भी कि उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया था वो हाथ ना मिलाने वाले मामले पर, तो उसके बाद कुछ वहां पे मामलात भी थे। उनके बोर्ड ने कोई खातिर खा जवाब भी नहीं दिया बीसीसीआई ने इस मामले का। देखिए आप असम भाई बोर्ड की बात करते हैं, उनके तो आज एक वजीर का अगर आपने बयान पढ़ा हो, जो भारतीय मीडिया ने एक रिपोर्ट लगाई है, उसमें उन्होंने ये लगाया कि वजीर ने तो कहा है जी कि ये तो उस बंदे की गलती नहीं है, ये तो खिलाड़ियों की गलती है, वो क्यों बाहर निकली है। अगर बाहर निकलना था, ये सिक्योरिटी इशू है, उनको निकलना ही नहीं चाहिए था। अगर निकली है तो फिर अगर उसने वो कर दिया तो वो उसको हम कसूरवार कैसे कहते हैं। यानी कि इतनी चीज आपके मुल्क में हो चुकी और लड़कियों के साथ बदतमीजी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, उनको हरासा किया जा रहा है, और आप ये कह रहे हैं कि लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए था। देखिए जब किसी भी मुल्क में जो टीमें जाती हैं तो हर वक्त वो होटल में नहीं रह सकती, एक दिन का 2 दिन का गैप होता है, वो बाहर भी जाते हैं, उनके साथ सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी होने के बावजूद अगर ये चीजें हो रही है तो मेरे ख्याल में सवालिया निशान जरूर है। क्रिकेट बोर्ड ने तो कहा था इनके बीसीसीआई ने कि जी हम जो है वो इस पर जितनी भी मुमकिन हो सके कार्रवाई करेंगे। जो पहले खाने में मसला हुआ और फिर अब जो है वो लड़कियों को हरासा करने का जो मसला हुआ, तो कहने का मकसद ये है कि भारत जो है वो अपनी हर धर्मी हर जगह कायम किए। अच्छा एक चीज और है बदी भाई, चूंकि ये एक गैर महफूज मुल्क है खासतौर पे स्पोर्ट्स या वुमेन के लिए तो बहुत ही गैर महफूज है। एक ब्रेक के बाद इस पर मजीद डिस्कशन भी करते हैं, डॉक्टर खुश आमदीद करेंगे। बदी भाई प्लीज जरा इस पर हम बात कर रहे थे, सबसे ज्यादा गैर महफूज मुल्क फीमेल खिलाड़ियों या फीमेल टूरिस्ट या फीमेल के लिए ना भारत बनता चला जा रहा है। वहां पे अपने रहने वाली जो खवातीन है वो दरिंदगी और हिरासानी का शिकार हैं, तो क्या वो भी बाहर निकलना छोड़ दें? और क्रिकेटर आई हैं तो वो निकलना छोड़ देंगे? कोई जवाब है कि क्रिकेटर्स को बाहर नहीं निकलना चाहिए? क्यों फिर इतना ज्यादा क्रिकेटिंग वर्ल्ड के लोग वहां भागे जाते हैं सिर्फ पैसों की खातिर और इस तरह अपनी बेइज्जतियां करवाने? देखिए ये भारत का हमेशा से शेवा रहा है कि वो इस अपने मुल्क में कुछ भी हो रहा हो उनको कोई परवाह नहीं होती, चाहे वो लड़कियों का मसला हो। वैसे भी आप उनके देखिए उनके मुल्क में जो है हजारों वाकयात होते हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं होते। बहुत सारे वाकयात ऐसे होते हैं जो रिपोर्ट नहीं किए जाते, खासतौर पर जो है लड़कियों को हरासा करने का मकसद। ये तो आपकी मेहमान है जो वर्ल्ड कप खेलने आई हैं, और जब वर्ल्ड कप खेलने आएंगे मेहमान आपकी हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप पूरा उनको प्रोटोकॉल दें, आप उनको पूरी सिक्योरिटी दें। अगर वो बाहर भी जाती हैं तो आप उनके साथ सिक्योरिटी होनी चाहिए। और ये कौन सा है कि आप जब इंडियन टीम अगर बाहर जाती है क्या उसको प्रोटोकॉल नहीं मिलता? क्या उनके जो है मेहमान नवाजी नहीं होती? और इस तरीके से जब आप होटल में खाना दे रहे होते हैं तो ये बताएं कि कौन सा होटल था जिसमें इस तरह के चूहे निकल आए हैं। आप उनको 5 स्टार होटल होता है जिसमें सफाई सुथराई का खास ख्याल रखा जाता है किसी भी मुल्क में इतनी बड़ी, जब क्योंकि ये खिलाड़ी जो होते हैं वो मुल्क के सफीर होते हैं, वो जो है मुल्क को जो है वो नुमाइंदगी कर रहे होते हैं अपने मुल्क की। तो उनके साथ अगर यही होगा तो फिर आम लोग जो है वो जाते हैं तो उनके साथ किस तरह का रवैया होगा। अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड को ये लाजमी जो है वो सोचना पड़ेगा कि अगर हम किसी भी टीम को यहाँ पर बुलाते हैं, चाहे वो कोई किसी भी मुल्क की टीम हो, तो उनके साथ इस तरीके के होने चाहिए। उनको सिक्योरिटी अच्छी मिलनी चाहिए, उनको जो खासतौर पर होटल इतने अच्छे मिलने चाहिए ताकि उनको कोई इस तरह के ना हो। फिर ऊपर से आपकी हुकूमत में असेंबली में लोग बैठे हुए अगर ये कह दें कि जी ये तो गलती हम बंदे की मानते ही नहीं है, जो मोटरसाइकिल पे जा रहा था उसकी तो कोई गलती नहीं है, ये लड़कियों की अपनी गलती है, वो क्यों बिला वजह बाहर निकली। अब उनको जो पता चल गया होगा आइंदा वो एहतियात करेंगी। ये कोई बात कहने की है? इस तरह की भारतीय मीडिया खबरें छाप रहा है और लिख रहा है। ये टाइम ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। तो ये इस तरह की बातें अगर आप करेंगे तो आपके मुल्क में कौन आएगा? आज ऑस्ट्रेलिया की अगर ये मसला हुआ तो कल आपको ऑस्ट्रेलियन जो है मना भी कर सकते हैं, भाई आपके मुल्क में तो ये चीजें हो रही है तो हम कैसे आए। दुनिया के ममालिक में जब टीमें जाती हैं
तो उनको फुल प्रोटोकॉल दिया जाता है। आज ये कि उनका ख्याल रखा जाता है, उनके खानों का ख्याल रखा जाता है, उनकी रिहाइश का जो खास ख्याल रखा जाता है, उनके आने जाने का ख्याल रखा जाता है। ये थोड़ी होता है कि प्रोटोकॉल भी तो फॉलो होते हैं। आप वैसे तो बड़ी प्रोटोकॉल की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर आगे सब भूल जाते हैं। क्या कहेंगे खुर्रम भाई, बड़ी डिटेल बात की है अभी वदी भाई ने, लेकिन एक मुल्क है जिसकी तमाम तर मेरा ख्याल है जो रवैये हैं, एटीट्यूड्स हैं, बिहेवियर्स हैं, वो इसी तरह के हैं। वहाँ पर तासुब है, वहाँ पर आदमी यानी कोई बाहर से चला जाए टूरिस्ट वो सेफ नहीं है, फिर वुमेन क्रिकेटर गई हैं वो सेफ नहीं है, ऊपर से उनके वजीर कहना गलती भी उनकी है। देखिए इस चीज में मैं 2-3 चीजें आपको बताना चाहूंगा। स्पेशली देखिए आपको पता है कि आईसीसी का अपना भी एक सिक्योरिटी इन विजिलेंस डिपार्टमेंट है, तो इसी तरह विजिलेंस का बीसीसीआई का भी है। और देखिए जो टीम के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं पूरी सिक्योरिटी वगैरह अब प्रेसिडेंशियल दी जाती है। आपको पता है कि आजकल वर्ल्ड कप के अंदर ये एज ए आए एम्बेसडर्स आए हुए हैं, और वैसे भी कोई भी इंटरनेशनल टूर पर जाते हैं विमेन प्लेयर हो या मैन प्लेयर हो तो एज एम्बेसडर ही जाते हैं, वसीर के तौर पर इनको ट्रीट किया जाता है। और दूसरे एंड पे देखें जब ये जाते हैं तो इनके पूरा रोड मैप दिया जाता है सिक्योरिटी के हवाले से कि किस तरह आपने ट्रैवल करना है। सिक्योरिटी वाले इनके साथ ही होते हैं। देखिए कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए, कोई मिसहैप ना हो जाए। और देखिए इसमें सबसे ज्यादा नेग्लिजेंस जो है वो मैं बीसीसीआई की और वहाँ इंडियन गवर्नमेंट को कहूंगा कि इस तरह से उन्होंने वहाँ पे सिक्योरिटी मुनासिब नहीं प्रोवाइड की कि इस तरह का इंसिडेंट हो। देखिए फिर ये इस तरह का इंसिडेंट हुआ है, फिर ऊपर आके ये विमेन क्रिकेटर भी ब्लेम कर रहे हैं। इसमें देखिए उनका कोई नहीं है, हालांकि अगर पास में जाए तो यही सब कॉन्टिनेंट का यहाँ पे आते थे, फॉरेनर प्लेयर्स आते थे, आके एंजॉय करते थे, जाके होटल्स वगैरह में बैठते थे, रेस्टोरेंट में जाते थे, शॉपिंग में जाते थे, कोई सिक्योरिटी के इश्यूज नहीं थे। अब जब से ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू हुआ है तो उसके बाद हालांकि फुल प्रूफ जो है सिक्योरिटी दी जाती है। फिर इस तरह का इंसिडेंट होना ये देखें एक लम्हा फिक्रिया भी है। और दूसरे एंड पे देखें इसमें आईसीसी को भी ना बड़ा स्ट्रांग स्टांस लेना चाहिए, जिस तरह की इनकी वहाँ पे अरेंजमेंट थी। आज का देखें ये नेग्लिजेंस क्यों हुई, तो इसके पीछे की जितनी भी पूरी रिपोर्ट्स वगैरह वो सबमिट करें। बल्कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को भी इसके ऊपर थोड़ी सी आवाज उठानी चाहिए कि इस तरह के हरासमेंट वगैरह इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो जिस तरह से अभी ये एक हुआ है, आपको पता है कि वर्ल्ड कप ऑन गोइंग है और पूरी दुनिया में एक जगह हसाई भी हुई इस बात से। और इनका तो ये वतीरा है, वसी ऐसी कोई नई बात नहीं है, ये तो इनका वतीरा है। हमें पता है हमारी क्रिकेट टीम पर बोतलें मारना, ऑस्ट्रेलिया के जब फिंच उनके कैप्टन थे उनको बोतल मारी, उनके सर के पास से निकल गई बस में, और ये सब कुछ करते आए हैं भारतीय। और इतने तासुबी, इतनी बद तहजीब क्राउड और इतने वहाँ पर ये खतरनाक अमल है। जब से आरएसएस के गुंडे फिर रहे हैं पूरे भारत में तो कोई सेव नहीं, खासतौर पे खवातीन तो है ही। आपको याद होगा कि इंग्लैंड को अपनी टीम के साथ अपना शेफ इंग्लैंड से लेके आना पड़ गया था कि हमें मयारी खाना नहीं मिलता है इंडिया में। एक बार जो रूट बीमार पड़ गए थे। तो ये एक तसलसल है बहुत सारी चीज़ों का जो होता रहा है। आप देख लें कि 1996 के वर्ल्ड कप में आप देखें कि जब हारने पे आए तो उन्होंने क्या किया। फिर उसके बाद जब जब ऐसे होता रहा है कि इंडिया की टीम नाकामी का शिकार होती रही है तो वो इसी तरह करते रहे। लेकिन ये जो है ये लम्हा फिक्रिया है। चलें क्राउड और वो चीज़ें वो उनका एक माइंडसेट है और वो तसलसल है उस चीज़ का कि वो अपनी टीम को कभी भी हारता हुआ नहीं देख सकते। उन्होंने अपने प्लेयर्स को अब देख लें कि 2007 का जब वर्ल्ड कप हारे तो उन्हें अपने प्लेयर्स के घरों पर सिक्योरिटी तैनात करनी पड़ गई। हमारे प्लेयर्स भी हारते हैं, हम उन्हें तनकीद का निशाना भी बनाते हैं, बुरा भला भी कहते हैं और हमारा हक भी बनता है। लेकिन हमने कभी किसी प्लेयर के घर जाके उसके ऊपर पथराव नहीं किया और उन्हें ये चीज़ करनी पड़ गई थी। लेकिन अब आते हैं इस इंसिडेंट पे, ये तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था और बहुत ज़्यादा मुझे नहीं समझ आ रही कि इसको मैं अल्फाज में कैसे बयान करूं कि एक विमेंस टीम है और उसके साथ ऐसे हो रहा है। और फिर ऑस्ट्रेलिया के नेशनल टीम को आप इस तरह निशाना बना रहे थे। मैं तो हैरान हूं अभी तक ऑस्ट्रेलियन बोर्ड या आईसीसी ने, पाकिस्तान पे तो फौरन इनकी उंगलियां खड़ी होती हैं। मैं उसी पे आ रहा हूं कि देखें हम जो भी टीम आती है हम उसे प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी देते हैं जो यहां से वापस जाता है। आप डेविड मिलर को देख लें, डेविड वीजा को देख लें, ऑस्ट्रेलियन जितने भी आए, डेविड वार्नर ने हमारी इतनी तारीफ की, यानी अराउंड द ग्लोब। हैरी ब्रुक जब वो फर्स्ट टाइम इधर आए तो उनका भी यार ये तो मेल थे। अभी साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और इनकी टीम्स आई, आपको याद होगा सेंटोरस में शॉपिंग की उन्होंने, घूमे फिरे, लाहौर शॉपिंग की, घूमे फिरे, इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी थी और इतने खुश, बल्कि लोगों ने बड़ी इज्जत दी।
ऐसे सर, हम जो खुद इज्जतदार होता है वो अगलों को इज्जत देना जानता है, जो खुद इज्जतदार नहीं होता माजरत के साथ, तो वो फिर अगलों को भी इज्जत देना नहीं जानता। और यही चीज है। और ये आरएसएस वाली जो आपने बात की, वो मोदी वाला जो माइंड सेट है, वो इंडिया को पीछे धकेल रहा है। ये इंडिया की आवाम को भी सोचना चाहिए। अब देखें, अब आईसीसी को भी सोचना चाहिए भाई, आईसीसी क्या हरकतें कर रही है, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड को इस पे आगे आना चाहिए, मैं तो ये कहूंगा। अब देखें, उन्हें मसला ये भी है कि 331 किया उन्होंने और वो भी चेज हो गया, तो शायद उसका गुस्सा उतार रहे हो, जो भी हो। तो उन्होंने मॉक भी की थी, आपको याद होगा, उन्होंने तो नो हैंड शेक का तो बड़ा मजाक उड़ा, लेकिन ये तो उनका अमूमी बिहेवियर है भाई। ये क्या मतलब ऐसे टारगेट करना शुरू कर देंगे किसी को? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बदी भाई और खुरम भाई ने बहुत इसको डिटेल्ड एलेबरेट किया है कि देखें, आप के मुल्क में जब कोई आया होता है तो वो आपके ऊपर फर्ज बनता है कि आप उसका ख्याल रखें। अब देखें, हम पिंडी इस्लामाबाद में यहाँ पे रहते हैं, कई लोग इस पर गिला भी करते हैं कि यार ट्रैफिक जैम होता है, मैचेस होते हैं, तो ये वो, लेकिन हम हमेशा यही कहते हैं कि यार इंटरनेशनल टीम आई हुई है, उनका हक बनता है, वो एम्बेसडर्स हैं और वो यहाँ से एक अच्छा पैगाम लेके पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि पाकिस्तान कितना मेहमान नवाज मुल्क है और किस तरह हमें वहाँ पे प्रोटोकॉल दिया गया, वहाँ पे हमारी खिदमत की गई। तो ये चीज़ होती है। लेकिन इंडिया का प्रोटोकॉल और इन चीजों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ निकल आते हैं, गंद हो जाता है। चलो जी वापस आते हैं अपनी क्रिकेट को जरा लेके। बदी भाई, ये क्या मामला चल रहे हैं जी सिलेक्शन को लेके? कोई जरा है आगे पीछे, कोई लोगों को कोई परेशानी हो रही है? अब तो शान भी कंसल्टेंट इंटरनेशनल क्रिकेट और क्रिकेट अफेयर्स हो गए, तो ये कैसे चलेगा? दो जॉब्स एक प्लेयर को, यानी प्लेयर भी हो, कैप्टन भी हो, खेल भी रहा हो, साथ ही एक जॉब दे दे। क्या हमारे पास कोई बंदे नहीं होते, कोई और आदमी नहीं है? पहले मिसबा का सुन रहे थे हम तो। आसान भाई देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ हो सकता है कल बाबर आजम को जो है वो टीम का हेड कोच ना बना दिया जाए, मुझे तो ये भी जो है शक होता है। असल मसला ये है कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपकी सिलेक्शन कमेटी कर क्या रही है, और अगर शान मसूद को आपने इस तरह का ओहदा देना था तो फिर उनको कहते हैं भाई आप टेस्ट क्रिकेट छोड़ दें, और टेस्ट क्रिकेट छोड़ने के बाद ये वाले काम करें। एक बंदा टेस्ट क्रिकेट भी खेल रहा है और वो उसको जो है कंसल्टेंट भी बना देते हैं, जाके वो इंटरनेशनल तौर पर जो है वो लोग बोर्ड से भी बात करे, सब चीज से बात करे, कोई इस तरह की इशू हो तो उनको भी इंटरनेशनल सतह पर जो है वो देखे। तो मेरे ख्याल में मुझे ये लग रहा है, मेरे जो अपनी वो है सोच, मुझे लग रहा है कि शान मसूद को शायद ये कह दिया जाए कि आप टेस्ट से आप किनारा कशी कर लें, क्योंकि आपकी उम्र वैसे भी 36-37 साल की होने वाली है और वो चीज भी आप नजर नहीं आ रही। तो मुझे लग रहा है कि कप्तान बदल जाएगा, और कप्तान बदलेगा तो हो सकता है फिर जो है ना हमारे पास जो है गिने चुने खिलाड़ी हैं। आपको मालूम है कभी रिजवान कप्तान होता है, तो कभी बाबर कप्तान होता है, कभी शाहीन होता है, तो कभी सलमान होता है। तो मुझे लग रहा है कि टेस्ट मैच की जो कारकर्दगी है उसके बुनियाद पर हो सकता है ये मेरी के बाबर आजम को शायद जो है वो टेस्ट मैच की कप्तानी दे दी जाए। बदी भाई, ऐसी कौन सी कारकर्दगी थी बाबर आजम की? मैं तो बड़ा हैरान हूँ। 50 रन करके अगर कहें कि जी सबसे ज्यादा स्कोर कर दिया, तो ऐसी क्या कारकर्दगी है 50 रन करना? देखिए, कारकर्दगी असल मसला ये होता है कि एक प्लेयर ऐसा होता है कि जिसको टीम की जिसमें टीम की जरूरत होती है। अभी आप देखें ना कि बाबर आजम वो होता है ना, फैन फॉलोइंग भी बड़ी होती है, और जब आप कप्तान बन जाते हैं फिर जिम्मेदारी भी होती है। पहले भी वो कप्तान रहे, एक बार नहीं 4 बार कप्तान रहे, हो सकता है 5वीं बार भी बना दिए जाए। अब देखिए ना, है T20, और T20 में अगर आपने उसको कह दिया, को हेड कोच ने कह दिया जी हम उन्हें ओपन नहीं खिलाएंगे, उनको 3 नंबर पे खिलाएंगे, तो यहाँ पर अगर बाबर आजम को कमबैक T20 में करना है तो मेरे ख्याल में बाबर आजम को इस सीरीज में और फिर जो ट्रायंगुलर सीरीज आ रही है उसमें परफॉर्म करना होगा और अपने आप को बताना भी होगा। और आपको तो पता है 9 रन उनको चाहिए, फिर वो एक और रिकॉर्ड के भी मालिक हो जाएंगे, सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल में रन बनाने वाले प्लेयर भी बन जाएंगे। तो ये एक भी पाकिस्तान के लिए एजाज होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बाबर आजम जिस तरह की उसकी पहले की फॉर्म थी और वो फॉर्म में वापस आ गए। अब देखिए ना, विराट कोहली है, हम बातें दूसरे लोगों की करते हैं लेकिन यहाँ करें, विराट कोहली 2 मरतबा 0 पे आउट हुआ, लेकिन उसने कमबैक कैसा किया, अगले मैच में 74 रन कर दिए, जबकि उनको भी और वाइड बॉल में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया सबसे ज्यादा रन करने का रिकॉर्ड। ये देखिए आप दूसरे नंबर पे आ गया। कहने का मकसद है, रोहित शर्मा की कह रहे थे जी कि 2027 का वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा, उसने आगे ऐसे ही नहीं खेल 2 मैचेस में खेल दी, अब वो सारे खामोश होके गए। तो बाबर को भी चाहिए कि 2-3 इनिंग ऐसी खेले कि जो जितने भी उनके खिलाफ तनकीद करने वाले या उनको निकालने के चक्कर में हेड कोच हो या और बहुत सारे बोर्ड में बैठे हुए लोग हों,
वो अगर बाहर करना चाह रहे हैं तो उनको इनकी अपनी परफॉर्मेंस से उनको अपने बैट से जवाब दें ताकि लोगों को पता चले। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कप्तान बदलना या कोई नई बात होना कोई नया वो नहीं है। मैंने अभी भी आपको कहा था कि जब यहाँ मोहसिन नकवी साहब आए थे आज से 5-6 दिन पहले, तो जब हमारी उनसे बात हुई थी तो हमने मिसबाह उल हक के बारे में पूछा था कि क्या मिसबाह उल हक को कोई जो है बड़ा ओहदा देने के लिए आप जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी वो हमारे साथ है, ठीक है, और जब देखेंगे कोई मुनासिब जगह पे जहाँ वो फिट हो रहे हो वहां उनको लगाएंगे। मेरे ख्याल में इंटरनेशनल सतह पर अगर आपने लगाना था तो वो मिसबाह उल हक को लगा देते तो ज्यादा बेहतर होता। वो टेस्ट मैच भी ज्यादा खेले हुए और उसके अलावा उनको तजर्बा भी है और बहुत सारी चीजों को जानते भी हैं। अच्छा, एक चीज और भी है, एक चीज और भी है बदी भाई, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है। खुरम भाई मैं चाहूंगा इस पर जरा कमेंट लाजमी करें। वैसे अब शान अपनी कप्तानी में ना बड़े मजबूत हो जाएंगे, अब खुद छोड़े तो छोड़े, कोई उनके खिलाफ कुछ साजिश नहीं कर पाएगा। एनओसी लेनी है तो चुप करके बैठना पड़ेगा, सपोर्ट करनी पड़ेगी। खुरम भाई जी बिल्कुल बिल्कुल भी आप सही कह रहे हैं, जाहिर सी बात है आप थोड़े से ये मजबूत भी हो गए हैं, तकड़े भी हो गए हैं पौधा मिलने के बाद। अच्छा ये सही क्या बदी भाई ने देखिए एक्सपेरिमेंट जो है पाकिस्तान क्रिकेट में ही होते हैं, और पाकिस्तान में आपने पास में भी देखा है कि चीफ सेलेक्टर ही हेड कोच भी होता है, और आपका फॉर्मर इंटरनेशनल जो अंपायर है वो भी पैनल का हिस्सा बन जाते हैं, सिलेक्शन पैनल का। चलिए अगर देखा जाए दूसरे एंड पे भी अगर दूसरा हम देखते हैं तो एजुकेशन वाइज मॉडर्न डे के हवाले से इज अ वेल क्वालिफाइड पर्सन शान मसूद जो है, और दूसरी ये कि उनकी एक इंटरनेशनली अपनी काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग जो है रूट्स भी हैं, खासकर मॉडर्न डे के हवाले से भी काफ़ी क्रिकेट के अंदर इन है। और आपको पता है कि जो ये काफ़ी क्रिकेट बोर्ड। अच्छा खुरम भाई ये चीज़ बताएं मुझे, मैं आपकी बात से अग्री हूँ कि जी वेल एजुकेटेड है, उनका बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये बैकग्राउंड की वजह से काफ़ी फायदा भी होता है सबको, तो बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है। लेकिन क्या एजुकेशन और क्वालिफिकेशन इन दो चीज़ों का फ़र्क नहीं होता? एक्सपर्टीज होती है, एक्सपीरियंस होता है, काम करने की ट्रेनिंग होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। उस्मान वाला सालों से इस पे काम कर रहे थे, उनको फिर कहीं और एडजस्ट कर देंगे अब। लेकिन बहरहाल ये एजुकेशन और क्वालिफिकेशन इसका फर्क कैसे किया जा सकता है? वापस आते ब्रेक से इस पे बात करते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे जी। खुरम भाई आप जरा बात कर रहे थे शान मसूद के कंसल्टेंट इंटरनेशनल अफेयर्स होने पर, जरा मुझे बताएं ना आप एक खिलाड़ी को सर कैप्टन को कैसे लगा? बात भी मैं देखिए सेकंड करूंगा, और एक अंग्रेजी की सेइंग भी है क्वालिटी स्पीक इटसेल्फ, फॉर ऑफ क्वालिटी देयर इज नो नीड ऑफ डिग्री। लेकिन जो प्रैक्टिकली आप जाके इन्वॉल्व होते हैं वो आपको किताबें नहीं सिखाती, ठीक ना। पर देखें आप एजुकेशन इज नेसेसरी, खासकर आपके देखें एजुकेशन से आप काफी सारी चीजों को लर्न करते हैं। और जिस तरह से इनकी क्वालिफिकेशन है कि जिस तरह अभी तक मैंने देखा कि पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर अभी तक इतना कोई वैल्यू एजुकेटेड पर्सन कोई आपको नजर आया। कल मैं ये देखता था डिग्रीज के हवाले से इनकी, क्योंकि फिर आपने फैमिली बैकग्राउंड वाइज भी बताया कि इनको देखिए पीछे से भी काफी अच्छा है कि इनके फादर सर उसी का तो फायदा उठ रहा है, उसी का तो बड़ा फायदा हो रहा है बॉस। अब आप देखिए ना यहाँ पर ऐसे चल रहा है काम, ये अजीब बात नहीं है खुरम भाई। वैसे माजरत के साथ हमें देखिए एक क्रिकेटर है वो कैप्टेंसी कर रहा है, कैप्टेंसी करते करते आप उसके हाथ एनओसी पकड़ा दें। फादर ने भी देखिए ना बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को रिप्रेजेंट किया है, अच्छी उनको भी नॉलेज है क्रिकेट के हवाले से, खासकर यूबीएल के हवाले से उन्होंने काफी अच्छा क्रिकेट वगैरह को भी प्रमोट किया है, जो क्रिकेट बोर्ड में भी रहे हैं, फिर अभी रिसेंटली भी वो कंसल्टेंट भी रहे हैं खास क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी इन्वॉल्व हैं जी। और आगे आप देखें कि जिस तरह की अभी सीरीज आ रही है, आपने पास में भी देखा है कि ये पहले ये जो ऑर्डर जो होता था ये इनके पास था उस्मान वाले के पास। उस्मान वाले के कंपेयर किया जाए एजुकेशन वाइज तो एजुकेशन तो उनकी नहीं थी उस हिसाब से, पर उनके पास एक्सपीरियंस बहुत हो गया था। जिस तरह से उन्होंने अपना मीडिया से स्टार्ट किया था, नीचे से स्टेप बाय स्टेप ऊपर आए थे, फिर पीएसएल में भी रहे थे। अभी भी एक्सपेक्टेड नहीं है कि यहाँ से इनका जो उनको फारिग की है तो इनको वहीं पे ट्रांसफर करेंगे पीएसएल के साथ साथ, क्योंकि आपको पता है कि पीएसएल की टीमों की वैल्यूएशन वगैरह चीजें भी हो गई हैं। उस पर करते हैं बॉस, उस पर अभी पूरा अभी उस पर भी बात करते हैं। पीएसएल वैल्यूएशन को लेकर बड़ी एक डिटेल मीटिंग, एक फर्म है जी जिसने इस पर सारा काम किया, उस फर्म की मोहसिन नकवी साहब से भी मुलाकात हो गई। उसके बाद 8 की 8 फ्रेंचाइज को अब नई वैल्यूएशन रिपोर्ट जो उन्होंने दी है उस पर बैठ के बात करनी होगी। और अहल फ्रेंचाइज क्लियर कर दिया है सलमान नसीर साहब ने कि अहल फ्रेंचाइज जो होंगी सिर्फ उनके साथ बात होगी। ये अहल फ्रेंचाइज में क्या मुल्तान सुल्तान के अली तरीन होंगे या नहीं होंगे, ये कैसे, इस पे ज़रा बात करेंगे। आपने चले कर ही दिए बात तो इस पे पहले
इस पे भी चल निकलते हैं बात को। थोड़ा सा शान मसूद पे एक कमेंट करें, वैसे फिर इस पर बात करते हैं। सर शान का ये है कि आप कहते हैं पढ़ा लिखा है, अच्छा बैकग्राउंड वाला है। सर मेरा देखिए, मेरा सवाल समझे, मैं ये कह रहा हूँ एजुकेटेड है, बहुत अच्छा बैक, बट क्वालिफिकेशन इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम एजुकेशन। एग्जैक्टली देखें, आपको 25 करोड़ अवाम में से सिर्फ एक टेस्ट कप्तान मिला है जिसको आप ये ओहदा दे सकते हैं। उस्मान वाला गया तो फिर पीछे शान मसूद बचता था, और 25 करोड़ अवाम में कोई भी नहीं था इस ओहदे के। मेरा ये क्वेश्चन है कि आप देखें, आपको याद होगा जेर साया जो रहे, उसके बाद साया तो आपको याद होगा ना कि क्या हुआ। ठीक है, तो तब जो चीज हो रही थी, अब शान मसूद होपफुली वो उस तरह नहीं करेंगे, लेकिन शान मसूद के हाथ में आपने दे दिया सारे एनओसीज उसको दे दिए, वो प्लेयर्स की डील्स को सब कुछ वो एनालाइज करेगा, तो फिर अप्रूवल है क्या? तो आप देख लेंगे फिर वो कितना इन्फ्लुएंस होगा। हो सकता है वो फिर वनडे टीम में भी आ जाएं अभी बहुत जल्द, हो सकता है वो T20 टीम में भी आ जाएं बहुत जल्द। तो जब आपके पास इतना ओहदा हो, या तो आप एक ओहदा रखो या दूसरा ओहदा रखो, एक बंदे के साथ, और इंटरलिंक 2 ओहदे मुझे नहीं लगता कि देने चाहिए। और दूसरी बात जो अली तरीन वाली बात है, देखें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप बैठकर किसी रूम में, किसी कॉन्फ्रेंस रूम में जब मुलाकात होती है, आप उसमें बताते हो कि ये अच्छा हो सकता है। सर ईमेल भेज दें, आप एक डॉक्यूमेंटेड काम करें, आप ओपनली बात करने से बहुत बेहतर होता है कि आप डॉक्यूमेंटेड काम करें। सर ओपनली भी उन्होंने क्या, एक पॉडकास्ट में बैठ के आप बातें करो, आप ट्विटर पे या एक्स जैसे अभी कहते हैं उस पे आप बैठ के ट्वीट्स करो, और फिर उन्हें जो लीगल नोटिस भेजा गया उसका जो मजाक उड़ाया उन्होंने, उनके ऊपर तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती है कि आप यार ठीक है, आपके पास पैसा भी बहुत होगा, आप खुद को बहुत बड़ा हीरो भी समझते हो कि पाकिस्तान क्रिकेट का और पाकिस्तान के लिए स्पोर्ट्स में मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं। आप क्या काम कर रहे हो? आप हमारे ब्रांड को खराब कर रहे हो। अब इवैल्यूएशन वाली जो बात आई है, ये इस वक्त ये स्टंट करने का नुकसान ये हो रहा है कि जो इवैल्यूएशन फर्म आई हुई है वो इंग्लैंड से आई हुई है, उसे ये नहीं पता कि PSL क्या है, उसके साथ उसकी कोई वो इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। वो इस वक्त सब चीजों फाइनेंसेस, आपकी ब्रांड वैल्यू, ये सब देख के इवैल्यूएट कर। ठीक है, तो उस वक्त अगर आप ये देखो कि PSL तो डिक्लाइन पे जा रहा है सब कुछ, और फिर उनके साथ कुछ एक पॉलिटिकल जमात वाले भी मिलके कि भाई वो अपने वालिद साहब को छोड़ के उधर नहीं जा रहे, तो इस वजह से ये हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा, वो सिर्फ और सिर्फ सस्ती टीम खरीदना चाहते हैं अगले 10 साल के लिए, और मोहसिन नकवी साहब और सलमान नसीर साहब ऐसा होने नहीं दे रहे, और उसकी उन्हें ये तकलीफ है और कुछ भी नहीं है। और ये चीज उन्हें, अब देखें इस तरह अगर उन्होंने किया है तो मैं इस हक में हूं कि उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए, और उन्हें नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई भी टीम खरीदने से भी दूर कर दिया जाए। ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, उन्हें PSL के हर किस्म की एक्टिविटीज से रोक दिया जाएगा। इसी तरह होना चाहिए। लेकिन एक सवाल उठाया था सैयद हैदर भाई ने लास्ट टाइम, उन्होंने कहा था कि टीम के जो असल ऑनर थे वो आलमगीर खान थे, यानी इनके चाचा, तो उन्होंने कहा जी वो तो अब नहीं है। अब क्या ये ट्रांसफर हो गई है ऑनरशिप, या अली तरीन इसके CEO के, तो क्या है? हमें उन्होंने कहा जी ओहदे के तौर पे भी नहीं पता ना, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और इनकी फ्रेंचाइज को पता, लेकिन लीगल नोटिस। बदी भाई बात वसी जो कर रहे हैं, क्या आप इसके साथ एग्री करेंगे? अच्छा, कुछ जो ओनरशिप है, मैं इनकी टीम का एक हिस्सा है, एक बंदा, मैंने उनसे बात की है, तो ओनरशिप अभी अली तरीन के पास ही है उनके वफात के बाद। ठीक हो, तो दिस इज कंफर्म। चलो ये एक चीज कंफर्म होगी। खुरम भाई, ये जो अली तरीन वाला मैटर है, अभी आप इस पे बात ही करने लगे थे, तो मैंने सोचा जरा पहले हम दूसरे मैटर पे पूरा कर लें, फिर इस पे करते हैं। क्या कहेंगे सर अली तरीन का तरीका कार पे, जिस तरह वो वोकल हैं, अपनी चीज सामने रख रहे हैं, फाइनेंसेस की बात कर रहे हैं, उनके मुताबिक जो भरा है उन्होंने वो निकला नहीं है उनका। उन्होंने कहा जी कि मैं इसमें थोड़ा परेशान हूँ। देखिए, जो भी आता है खासकर कारोबारी शख्स होता है, एक्सपर्ट यही करके आता है कि उसकी अर्निंग ज्यादा हो। बिल्कुल, ये तो एक लॉजिकल बात है, ठीक है ना। और कोई भी बड़े बड़े पैमाने पे या छोटे पैमाने पे, जाहिर सी बात है, एक बंदा बड़ा इन्वेस्ट कर रहा है तो उस हिसाब से उसका वो ROI देखता है कि इसमें कितना आएगा आपका ROI। एक चीज हो गई। और देखिए, जहां तक आपने तरीकेकार की बात की, देखिए क्रिकेट बोर्ड एक इदारा है, और एक आपको पता है कि सुपीरियर इदारा है, और देखिए आप एक रेट ऑफ स्टेट को आप चैलेंज कर रहे हैं एक तरह से। देखिए, PCB पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी अम्ब्रेला पाकिस्तान सुपर लीग है, उसका एडिशन है, जो फ्रेंचाइज एक मॉडल है, ठीक है ना। और आप उसको डायरेक्टली कर रहे थे कि हर चीज का एक पैमाना होता है। अगर इस तरह से था, आप नंबरली आते, आप कहते, देखिए बाद लोगों ने देखिए इस चीज को उनको अप्रिशिएट भी किया है, और बाद लोगों ने इस चीज पे तनकीद का इजहार भी किया। देखिए, दोनों चीजें होती हैं, प्लस माइनस दोनों चीजें ही चलती हैं, अच्छी बुरी चीजें साथ ही चल रही होती हैं।
लाइफ का ये हिस्सा है। और दूसरा लेकिन जो देखिए तरीकाकार है खुर्रम भाई, चूंकि बहुत लंबा अरसा आपने काम किया भी है फ्रेंचाइज के साथ, उनके सिस्टम समझते हैं, आप समझते हैं अली तरीन साहब को जरा डिफरेंट वे अपनाना चाहिए था या उन्होंने ठीक किया? नहीं, देखिए मैंने आपको यही कहा ना, देखें हर जो चीज होती है ना वो डायलॉग से हल होती है। इवन चलें आप क्रिकेट को भी आप एक तरफ करें, कोई बड़े बड़े भी मैटर्स भी हो जाते हैं ना, तो उसके अंदर आप एक वो रखते हैं, डायलॉग का कॉलम रखते हैं, उसके अंदर आप बैठते हैं, डिस्कशन होती है, टेबल टॉक होती है, आप जाके जो आपकी रिजर्वेशन होती है, जरूरी नहीं कि देखिए 100% आपकी रिजर्वेशन क्लियर होती हैं, आपकी मैक्सिमम चीजें क्लियर हो सकती हैं। और देखिए हर चीज पे एक वे ऑफ टॉकिंग होता है, जब आप आए आप प्रेजेंट करें प्रॉपर वे में, अगर इस तरह से इशू था। और दूसरे एंड पे देखें, जो आप एड्रेस भी कर रहे हैं चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को, जो इस पर उनके पास एक और ओहदा भी है, इंटीरियर मिनिस्ट्री का भी है, और आपको पता है कि इस चीज के अंदर वो वैसे ही वो मुफाहमत कराने में बहुत बड़े समझिए इस वक्त बादशाह बने हुए हैं हर लिहाज से। अगर सियासी तौर पर भी देखा जाए तो जो भी कोई इस तरह के इश्यूज होते हैं, पीपल्स पार्टी क्या हो, जनाब सियासी तौर पे वो अलग मैटर है सर, लेकिन हाँ ये है तो कि आपकी बात ठीक है कि वो कंसल्टेशन के साथ मामलात को तय कर लेते हैं। हाँ जी, और देखिए वो मुफाहमत करा सकते हैं। अगर कोई रिजर्वेशन है तो चेयरमैन को आप एक प्रॉपर एड्रेस करते, आप उनको बुलाते, उनके साथ बैठते। अगर वो मुल्क की सियासी सतह पे दो बड़ी पार्टीज के दरमियान अगर करा सकते हैं मामला हल, तो ये तो देखें फ्रेंचाइज के मैटर्स थे, तो इस चीज में तो इतना कोई वहाम नहीं किया जा सकता कि वो उनके पास आए और उस चीज को उनको ना करे। अच्छा वसी, ये जो बात सही है, मैं खुर्रम भाई की इस बात से ठीक हूँ कि आपको थोड़ा तरीके, लेकिन ये जो नई वैल्यूएशन के मुताबिक आप फ्रेंचाइज के साथ बात करेंगे, आपको क्या लगता है कि फीस भरने पर जाएंगे सारे या बिड पे जाएंगे सारे? सर कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं है कि 2016 वाला हालात नहीं है अब इस वक्त। देखें आपने जब 2016 में नजम सेठी साहब को इसका क्रेडिट जाता है, जब पीएसएल की जब भी बात होगी, बेशक 20 सीजन हो जाए या 30 सीजन हो जाए, नजम सेठी ने बहुत ज़्यादा काम किया, वहाँ पे शुरू की जहाँ पे नुकसान ही नुकसान था। देखें अली तरीन सोच भी नहीं सकता था पीएसएल ऐसे स्टार्ट होगी। एग्जैक्टली अली तरीन जब कहते हैं ना कि मुझे नुकसान हो गया, तो पीएसएल ने भी नुकसान उठाया है। जब शुरू में दुबई में, शारजा में, मतलब कुछ मैचेस में जो फ्राइडे सैटरडे के मैचेस होते थे उसमें लोग होते थे, उसके अलावा लोग नहीं होते थे। ब्रांड्स आपके एचबीएल के अलावा कोई ब्रांड आगे ही नहीं आ रहा था कि हम स्पॉन्सरशिप के लिए। और उस वक्त जो 10 साल का जो मुआहदे हुए उसमें और आज के 10 साल के मुआहदों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब आप अगर ये सोचें कि 2016 वाले मुआहदों में या 2016 वाले पैसों में हमें टीम्स मिल जाएंगी, तो ये आपकी खाम ख्याली भी हो सकती है और बेवकूफ़ी भी हो सकती है टू से द लीस्ट। क्योंकि अब पीएसएल पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का अगर पहला नहीं तो दूसरा बड़ा ब्रांड बन चुका है क्रिकेटिंग वाइज, जहां पे आप देख लें कि पिछले 10 सालों में ब्रेंडन मैकलम, स्टीव, इवन मतलब क्रिस गेल को देख लें, ब्रेंडन मैकलम को देख लें, यानी बड़े जितने भी स्टार्स हैं वो आ चुके हैं। और आगे डेविड वार्नर को देख लें, विलियमसन, यानी आप हमें मतलब नाम लेते हुए भी मतलब बहुत ऐसे स्टार्स हैं कि जिनको हैरी ब्रुक को हमने बनाया, लाहौर कलंदर्स ने बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद सिकंदर रजा को देख लें कि उनको हमने सॉल्ट हो गए और बहुत सारे एग्जैक्टली जोनी बेयरस्टो आए, डेविड मलान आए जो फिर बाद में इंग्लैंड के कप्तान भी बने। तो हमने इस पीएसएल को ब्रांड बनाया, हम शायकीन ने बनाया और जिन लोगों के पीछे मेहनत थी उन्होंने बनाया। तो अब आप ये खाम ख्याली छोड़ दें कि 10 साल पहले वाला जो था उस पर आपको मिलेगी, आपको पैसे भरने पड़ेंगे जितने भी, और कोई टीम बिड में जाएगी तो आई एम श्योर ये भी नुकसान में जाएगी और हो सकता है उससे ओनरशिप के राइट्स भी आपके चले जाएं और 10 साल की मेहनत खत्म हो। एग्जैक्टली तो वहां पे बहुत ज्यादा लोग इस वक्त इंटरेस्टेड हैं। ये मैं खबर दे रहा हूं आपको कि जैसे ही मुल्तान सुल्तान पे ये चीज हुई, अभी मतलब ये कंफर्म नहीं है कि उनका ब्लैकलिस्ट हो गया। के साथ एक चीज आपने जो खबर दी, ये बात दुरुस्त है। मैं इसलिए नहीं कि हम पाकिस्तानी हैं, मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली बताऊं, बहुत से कुछ दोस्त हैं, कुछ हमारे कॉन्टेक्ट्स के लोग हैं, उनमें से कुछ बहुत बड़े टाइकॉन्स हैं, वो 2 टीम की जिनकी बात हो रही थी उन पर तो कोई 2 ही ग्रुप तैयार हो गए थे फौरन ही। मतलब हमारे जो 100-150 ग्रुप्स हैं उनको छोड़कर 2 ग्रुपों ने कहा हम अभी कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने जी फेस वैल्यू का वेट किया, ये सारी चीजें तो कोई बड़ी बात नहीं। तीसरी टीम पर लोग हाथ खुद कोशिश करें कि डाल लें, और अगर अली तरीन पीछे होते तो पहले ही 3 से 4। ये मैं वो बात बता रहा हूँ, कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी, लेकिन जो छोड़ेगा उसके लिए परेशानी होगी। क्या मैं ये बात गलत कह रहा हूँ? काफी लोग इंटरेस्टेड है और बड़े खुल के इंटरेस्टेड है इस चीज में। 3-4 तो मुझे खुद पता है कि जो लोग कॉन्टेक्ट कर रहे हैं।
खुर्रम मलिक साहब। बिल्कुल जी, आप सही कह रहे हैं कि इस पर रेस में काफी सारे लोग हैं। इसने तो मुझे भी अप्रोच किया है कि फ्रेंचाइज के हवाले से लेना चाह रहे हैं, तो उनको मैंने पहले पूरा परमिशन बता दी है कि वैल्यूएशन होगी। तो वैल्यूएशन के बाद जो क्रिकेट बोर्ड का एक प्रोसीजर उसको अडॉप्ट करना है, और उसको पता है आपको ऐड आएगा, ऐड के हवाले से इस चीजों को आपने लेके फर्दर उसको गो ऑन करना है। तो उसमें बिड वगैरह होगी, फिर आस्किंग होगी, फिर इसके बाद जो बिड खोलेगी उसमें जाके आपने चीजों को विन करना है। एक ये चीज होगी। और दूसरा देखिए, जहाँ तक मुल्तान सुल्तान की अभी आपने वैल्यूएशन की चीजों के हवाले से बात की, आपको पता है कि मुल्तान सुल्तान वाइट टीम की जो सिर्फ इस टीम जो ऐड हुई थी और भी आपके फोर्थ एडिशन में आई थी, थर्ड एडिशन में आई थी, सॉरी। तो शुरू के जो एडिशन में 3 हुए थे उसके अंदर मुल्तान सुल्तान ही थी। पहले ये शॉन ग्रुप ने ली थी तो उस तरह से हुई नहीं थी। फिर उसके फौरन बाद अली तईन ने जो है सबसे बड़ी हाईएस्ट क्या कहते हैं प्राइस पे जो है कि चर्चा थे, उनके साथ मिलके आनंदी साहब अल्लाह की मोहब्बत से मैं उन्होंने इस टीम को उठाया था। ठीक हो गया सर, ब्रेक सर, एक ब्रेक। आपने बड़ी अच्छी बात बताई हमें। देखें, हम क्या कह रहे थे कि कुछ लोग हैं तो खुर्रम भाई चूंकि इस सारे प्रोसीजर का हिस्सा है, केपीएल और बाकी लीग्स में बहुत काम करते हैं, और यही काम है उनका कि ये पूरी टीम और फ्रेंचाइज के साथ उसकी कोऑर्डिनेशन, उसकी पूरी हेल्प करना। उन लोगों के पास भी लोग हैं, तो ये कोई इतना मसला नहीं है। ब्रांड वैल्यू बढ़ चुकी है पीएसएल की, लेकिन जो इससे पीछे हटेगा उसको शायद खुद नुकसान होगा। पर इन चीज़ों को बंद कमरों में हल करना था, यहाँ नहीं। वापस आएंगे ब्रेक से, अब जरा बात करेंगे अब अपनी बैटिंग लाइनअप को लेके जो मुसलसल डगमगा रही है मिडिल ऑर्डर पे। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पे बात करते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे बदी भाई। फ्रेंचाइज पे हम लोग बात कर रहे थे कि अब इवेल्युएशन हो रही है, वैल्यू एडिशन की है 10 सालों में पीएसएल ने, अब वैल्यू बढ़ भी जाएगी। अगर मुल्तान सुल्तान खुद थोड़ा पीछे हटती है या उनके मामला खराब होते हैं तो ऑलरेडी 8 टीमों ने आना है, तो एक और ऑनर भी आ जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि ऑनर की बहुत ज्यादा कमी होगी पीएसएल जैसे बड़े ब्रांड को देखकर। देखिए, जो पाकिस्तान के बोर्ड ने जो प्रेस रिलीज जारी की थी उसमें आपको पता होगा उन्होंने एल का लफ्ज इस्तेमाल किया था। तो इसका मतलब है कि वो हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कहता, लेकिन मैं कह सकता है कि वो मुल्तान सुल्तान की यानी कि अली तरीन को हो सकता है शामिल ना करें, क्योंकि और भी जो है बता रहे हैं कि 3-4 फ्रेंचाइज जो है वो दिलचस्पी रखती हैं जो है वो पीएसएल की इस ब्रांड में हिस्सा लेने के लिए ना, जो खासतौर पर इसकी जब बोली लगेगी। तो अभी तो 10 साल मुकम्मल हो गए हैं और जो बोर्ड का माहिदा हुआ था तमाम फ्रेंचाइज से, अब जितने भी फ्रेंचाइज मालकान है उन फ्रेंचाइज के मालकान नहीं रहे, ना अली तरीन मालिक है, ना जो कराची किंग के मालिक है वो मालिक है। अभी तो सिर्फ ये अंडर अम्ब्रेला जो पाकिस्तान के बोर्ड में फ्रेंचाइज चली गई है ना। जब ये दोबारा से बोली लगेगी उसके बाद जो है कौन सी कराची रहना चाह रहा है, कौन जो है वो अगर कराची वाले कराची रखना चाहते तो उन्हीं के पास चली जाएगी, अगर जो कोयटा वाले रखना चाहते हैं वो नदीम उमर के पास चली जाएगी। इसी तरीके से तमाम जो जावेद आफरीदी अगर पेशावर जर्मी रखते हैं तो उन्हीं के पास चली जाएगी। ये तो सारी चीजें वो हैं। लेकिन जहां तक आपने बात की ना कि ये मुल्तान सुल्तान वाली, तो मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है कि अली तरीन को ये कट कर दें, क्योंकि जिस तरीके से बोलते हैं, जिस तरीके से वो जवाब देते हैं, और आलिया जो उन्होंने वीडियो शेयर की जिसमें उन्होंने नोटिस को भी फाड़ दिया और फाड़ के फेंक दिया, और जो तंजिया उन्होंने खासतौर पर माफी मांगी, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान इस तरीके से नहीं होना चाहिए। कोई भी मामला हो, ये पाकिस्तान का एक ब्रांड है और ब्रांड अब 10 साल उसको मुकम्मल हो चुके हैं। आप चाहे वो पाकिस्तान के बोर्ड हो या फ्रेंचाइज हो, इनको मिल बैठकर एक कमरे में तमाम मामला जो इनके साथ नहीं है वो हल कर लेनी चाहिए। आप देखें, पहले जो नजम शेरी साहब थे तो डॉलर 170 रुपए का था, ये फिक्स किया गया था कि पीएसएल में जो है 170 का डॉलर होगा, लेकिन अब डॉलर की वैल्यू आपको मालूम है 280 290 हो गई है। अब सारा मसला ये है कि अब ये डॉलर की कीमत क्या रखेंगे, ये तो इसके बाद पता चलेगा जब ये तमाम चीजें हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर इनका एक मसला अटकेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि डॉलर के मामले में या जितनी फ्रेंचाइज है पाकिस्तान के बोर्ड में ये मामला जो है खटकेंगे, तो हो सकता है कि वे डॉलर को खत्म करके रुपयों में कर दें, तो फिर वो ज्यादा मुझे ये लग रहा है कि उस तरीके से ना हो जाए। दूसरी जो आपने बात की पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी पर बात कर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर बदी भाई, हमारे मिडिल ऑर्डर का क्या है? कहाँ आप यार, अब मुझे बताएं मिडिल ऑर्डर कहाँ है आपके पास? असलान भाई, आपके पास मिडिल ऑर्डर नहीं है, आपके पास 6 ओपनर हैं, सही है। आपका कप्तान जो है वो 6 नंबर पे आता है, और एक वो लड़का है वो जो 2-4 मैचेस में उसने रन किए, उसके बाद उसको हमने आसमान पे बैठा दिया, और फिर अब जो है ना वो भी कहता है मुझे ओपन भी करा दो, मैं ओपन भी कर लूंगा, मैं 8वें नंबर भी खेलूंगा, मैं 6ठे नंबर भी खेलूंगा।
असल मसला ये होता है कि आपने मेडल ऑर्डर बनाया ही नहीं, आपके मेडल 3, आपके 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर पर आपके मुस्तनद मेडल ऑर्डर बल्लेबाज होने चाहिए, जो आपको जो है अगर टॉप ऑर्डर 2-3 आउट होते हैं तो वो नीचे संभाल सकें। जैसे इंडिया के साथ है कि उनके जो ओपनर आउट होते हैं तो बीच में मिडल में आकर उनकी टीम को संभाला देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में है, इंग्लैंड में है, ये चीजें हमें कब सीखेंगे, हमें समझ नहीं। हमारी सिलेक्शन कमेटी जो बैठी हुई है वो क्या कर रही है, वो हमारी डोमेस्टिक टीम में से क्या ढूंढती है, उस्मान खान को वापस ला रही है बड़ी मेहनत करके। आप मुझे बताएं, वो भी हमें बताया जा रहा है उससे बड़ा कोई प्लेयर ही नहीं है पाकिस्तान में। वो भी अब आपके पास, वही तो हम कह रहे हैं ना कि आपके पास अब जो है टैलेंट में आपके बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं है। आप बेंच स्ट्रेंथ बनाएंगे, आपके पास मिडिल ऑर्डर में कम से कम 10 ऐसे बल्लेबाज होने चाहिए जिनको आप ट्रेन करें और उनको जो है वो दिखाएं कि भाई आपने 4, 5 और 6 नंबर पे खेलना है। तो उसी तरीके से दुनिया भर की टीमें ऐसे करती हैं। हमारे अच्छा, एक छोटी सी चीज बदी भाई, आपने जो अब ये जो उस्मान खान वाली है ना बड़ी जरूरी है। इससे पहले कि इस पे थोड़ी बात करें, आने वाले दिनों में मैं शायद इस पे बात जरूर करूंगा, पर एक छोटी सी चीज है, मैं दुआ गो हूं कि बाबर आजम कुछ चीजें हैं जिन पर जरा मामलात को बेहतर कर ले। जो मेरे पास इत्तलात हैं वो कुछ उनके हवाले से मुझे लगता है कुछ ठीक नहीं होगा अगर उन्होंने कोई फैसला जो उनको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है वो कर लिया, क्योंकि अब बहुत हो गया, अब उन्हें सिर्फ क्रिकेट खेलनी होगी। और देखिए रोहित शर्मा हटे हैं, कप्तानी से अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं, एक जूनियर कप्तान के आगे खेल रहे हैं, इसको कहते हैं क्रिकेट खेलना। खुरम भाई, ये जो उस्मान खान है ले दे के हमारे पास वापस आ गए, अच्छी चीज मुझे ये लगी कि चले उस्मान तारिक को मौका मिला, उसको बड़े लंबे अरसे बाद मौका मिला, मैं उसका बड़ा अप्रिशिएट करता हूं कि वो डिजर्व करता था, पर चढ़े लंबे अरसे बाद उसको मौका तो मिला। लेकिन उस्मान खान क्या जरूरी है इनका टीम में होना? देखिए उस्मान खान के हाले से आपको पता है कि जिस तरह से एक उन्होंने सेक्रीफाइस भी किया, लेकिन काफी ज्यादा उनको नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 12 दफा उनको मौका दिया गया, उसके पास उस तरह से अप टू द मार्क की परफॉर्मेंस नहीं दी। आयरलैंड में भी इनको मौका दिया, वर्ल्ड कप में भी गया, हालांकि बार बार कह रहे थे कि ये ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं, तो उनकी जो परफॉर्मेंस देखी बिल्कुल ट्रम्प कार्ड वाली नहीं थी, बिल्कुल टोटली बड़ी डिसअपॉइंटिंग रही उनकी परफॉर्मेंस। फिर बीच में से ऑन एंड ऑफ जो टीम से बाहर हुए, PSL के अंदर उन्होंने परफॉर्म किया, फिर आए। अब हालांकि इस टाइम पे इनको इन करना ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क जरूरी है। हालांकि देखें आपके पास यंग लैग्स हैं, जिस तरह से रोहिल नजीर भी हैं, रिसेंटली काफी अच्छा परफॉर्म भी देते हुए आए हैं। फरहान फरहान जो है तो पीछे अच्छी कीपिंग कर लेते हैं, तो इनको इस तरह से मौका देना चाहिए। और देखिए इस पर आपका स्क्वाड जो है बड़ा हैवी, खासकर जो है ओपनर्स के हवाले से देखें तो आपके पास इस वक्त बंच ऑफ ओपनर्स मौजूद है टीम के अंदर। अभी जिस तरह से ये थोड़ी देर पहले भी बहुत अच्छे इन्होंने पोर्ट्रेट किया कि साथ में जो बैठे हुए हैं हमारे एनालिस्ट जो है कि आप कप्तान जो आपके 6 नंबर पे आके बैटिंग करेगा, तो फिर कप्तान की इसके अंदर आप क्या वो रह गई है कि आपने पता नहीं इसका रोल मुझे तो समझ नहीं आता। खुरम भाई पता नहीं किसी को आता है तो आता होगा। वैसे उस्मान खान पे एक कमेंट आपका। देखिए उस्मान खान वो सेक्रीफाइस जो है वो हमारे गले पड़ गई और उसकी वजह से हम हसीबुल्लाह, रोहेल नज़ीर इन सब प्लेयर्स को पीछे रख रहे हैं और ये बहुत नुकसानदेह है। देखें उस्मान खान है प्लेयर्ड इस क्रिकेट, अब हमें अपने लड़कों को, हसीबुल्लाह को यहाँ पे चांस मिलना चाहिए था। अच्छा भी खेल गया ना, ठीक है, तो भी मैं नहीं समझता कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को वो मीट करा। सर वक्त की कभी मैं इस पर आपसे बड़ी डिटेल बात करूंगा, खास तौर पे 3-4 प्लेयर्स हैं, फहीम है और बहुत सारे हैं, इनको लेकर के ये बार बार मौकों के बावजूद उस तरह परफॉर्म नहीं करे। बहुत शुक्रिया वसीचा आपका। खुरम मलिक साहब थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। बदियुज़्ज़मा साहब का बहुत शुक्रिया। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।